हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ऐसे साथी जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, यानी जो ट्रिपल सी का फॉर्म अभी इस मंथ भरने वाले हैं, तो आप सब के लिए फतेह बैच 9.0 आ चुका है। ट्रिपल सी बाय स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन आज यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और क्लास आपको 10 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लास का समय होगा शाम 6:45 पर आपकी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होगी। ओके, और ये ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच है। इसका प्राइस होगा 450, बट अभी आप सभी को 10 जुलाई तक मिलेगा मात्र 299 में। ये टॉप 50 बच्चों के लिए ऑफ़र है, तो अगर 10 जुलाई से पहले 50 बच्चे एनरोल कर लेते हैं तो ये ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप सभी को इस बैच में एडमिशन लेना है। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9452299946। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यूपीएस का कार्य पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ यूपीएस। यूपीएस का कार्य क्या होता है? यूपीएस का कार्य क्या होता है ये आप सब बताएंगे। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका नाम ही होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं यूपीएस का। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी को याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर पूछा गया है, हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। यानी ऐसे हार्ड ड्राइव सिस्टम, जो हार्ड ड्राइव होते हैं, तो सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो ये कौन सी होंगे? स्टैटिक होंगे, इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे या नन ऑफ दीज? तो कैसे होंगे? ऑप्शन वी हो जाएगा, इंटरनल होंगे। जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होते हैं उनको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन आपका वी हो जाएगा। अगला सवाल है, CMM क्या है? व्हाट इज CMM? तो CMM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। बताइए, CMM का फुल फॉर्म आप सभी बच्चे बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? आप सभी जो क्लास में आ चुके हैं, शेयर करो सबसे पहले क्लास को सभी बच्चों के पास में, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक और शेयर करना है। जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी तक पहुंचता रहे। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी आपका, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है CMM का फुल फॉर्म। ये आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से क्या या किसका इस्तेमाल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द यूजर टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका, टर्मिनल का यूज होता है। टर्मिनल आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे एक कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, एक सर्वर बना हुआ है और उसमें कई सारे अब टर्मिनल यूज कर लिए जाएंगे। ठीक है, जिनको जहाँ पर यूजर वर्क करेगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? कौन सा भाग फाइलों के लिए केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यानी टेम्परेरी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। बताओ, रोम, रैम, हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड? तो देखिए, एक स्टोरेज होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी किस में होता है? वो रैम के अंदर होता है।
रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो कैसा होता है, वो टेम्परेरी होता है, वो अस्थाई होता है, ठीक है। बट रोम चिप के अंदर जो डेटा होता है वो कैसा होता है, वो डेटा आपका नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वो डेटा आपका परमानेंट होता है। तो रोम चिप के अंदर परमानेंट डेटा होगा, बट रैम के अंदर आपका कैसा होगा, टेम्परेरी होगा, अस्थाई होगा। ओके, अगला सवाल है, गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना कहलाता है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन बाय प्रिटेंडिंग टू बी फॉल्स इज कॉल्ड फिशिंग, वायरस, स्पाईवेयर या फिशिंग स्कैम। गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना इकट्ठा करना, एकत्रित करना क्या कहलाता है, इसको फिशिंग कहते हैं। ये फिशिंग होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, फिशिंग आपका राइट आंसर होगा। देखो कई बार क्या होता है, आपके पास मैसेज आता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे ही हो गए लगभग, है ना। एक आपका फिशिंग है और दूसरा फिशिंग स्कैम है। तो फिशिंग या फिशिंग स्कैम कह रहे हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये बाई मिस्टेक दो ऑप्शन ऐड हो गए एक साथ में। फिशिंग स्कैम या फिशिंग दोनों सेम चीज़ है। स्कैम तो होता ही है, फिशिंग का मतलब स्कैम ही है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर फिशिंग जो होता है वो आपसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जैसे कॉल करके कई बार बैंक से आपके पास ऐसा बोला जाता है कि बैंक से कॉल आई है आपके, और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है आपके अकाउंट के बारे में। कई बार आता है कि आपकी लॉटरी निकली है ना। तो इस प्रकार से जो कॉल आती हैं, जो मेल आते हैं, जो एसएमएस आते हैं, और इन पर लोग भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, और भरोसा करने के बाद में अपनी ही जानकारियाँ बता देते हैं। तो इसी को फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो गलत पहचान बताकर या गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना इकट्ठा करना, एकत्रित करना क्या कहलाता है, फिशिंग स्कैम कहलाता है या फिशिंग कहलाता है। दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ स्कैम शब्द ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी मैंने टिक कर दिया ऑप्शन पहला, और इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं इसमें से कोई नहीं, तो नन ऑफ दीज कर देते हैं, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नन ऑफ दीज, तो फिशिंग स्कैम आ जाए या फिशिंग आ जाए, सेम चीज़ है। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, यानी HDD की बात की जा रही है, आपके हार्ड डिस्क की बात की जा रही है। तो ये कैसी होती है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। देखिए एक होता है वोलेटाइल, कैसा, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। दोनों में अंतर समझिएगा। जो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है ये स्थायी होती है, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट सेव रहता है। जो वोलेटाइल होती है ये अस्थाई होती है। अस्थाई में क्या होगा, डेटा टेम्परेरी होगा। तो वोलेटाइल जो होती है वो टेम्परेरी होती है, नॉन वोलेटाइल जो होती है वो परमानेंट होती है। तो हार्ड डिस्क कैसी होती है, परमानेंट होती है, यानी नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। SSD की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, तो SSD और पेन ड्राइव कैसा हो जाएगा, ये भी आपकी नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा। ओके, चलिए अगर रैम की बात करें या DRAM की बात करें तो कैसी है, वोलेटाइल है। अगर यस रैम की बात करें तो कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है। अगला सवाल है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है, MAR, व्हाट इज MAR। MAR क्या है, बोलिए। MAR का मतलब क्या होता है। देखो ये रजिस्टर होते हैं, एक MAR होता है, एक MBR होता है, ये सब क्या है, रजिस्टर हैं। तो MAR का मतलब बताइए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। MAR का फुल फॉर्म क्या होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और MBR का मतलब क्या होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। आपको क्या बताना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? देखिए सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक कैसा होता है, एक आपने कहा सर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक कैसा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे कहें एमएस वर्ड या लिब्रो ऑफिस राइटर किस प्रकार का है, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर यूजर वर्क करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें रोम, सीपीयू, रैम एवं एक्सपेंशन कार्ड रखे जाते हैं? कहाँ पर रोम, सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन कार्ड ये सब कहाँ पर रखे जाते हैं? हार्ड डिस्क में रखे जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क में रखे जाते हैं, मदरबोर्ड में रखे जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब कहाँ रखे जाते हैं? मदरबोर्ड पर रखे जाते हैं। आपके जो आपका सीपीयू होता है, वैसे तो देखो इसको सीपीयू ही आप बोलते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं ये जो आपका ऊपर का बॉक्स होता है इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? ये एक बॉक्स होता है, इसको कैबिनेट कहते हैं। ये क्या होता है? ऊपर का जो कवर होता है ना, एक कैबिनेट होता है आपके सिस्टम का। अब इस कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा क्या होता है? बॉक्स टाइप का होता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा बोर्ड निकलता है ऐसा। ये बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। इसको मदरबोर्ड कहते हैं या इसको सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। इसी मदरबोर्ड पर छोटा सा यहाँ पर प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर, ठीक है, और बाकी सारे यहाँ पे रैम हो गया, रोम हो गया, अदर कंपोनेंट यहाँ पे लगे होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड हो गया, ये सब होते हैं। तो जितना भी कंपोनेंट होता है वो इसी मदरबोर्ड पर लगा होता है, ठीक है। तो रोम, सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन कार्ड ये सब कहाँ पे रखे जाते हैं? ये सब मदरबोर्ड पर रखे जाते हैं और मदरबोर्ड आपके कैबिनेट में यहाँ पर कस दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा कौन सी है? द लैंग्वेज अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाई द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रोग्राम। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। आपका जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, यानी 0 और 1 को ही हमारा सिस्टम समझता है। जो भी यहाँ पर डेटा जाएगा वो 0 1 1 0 0 1 ऐसे करके ही होना चाहिए, इसी फॉर्म को समझता है, ठीक है, यानी बाइनरी डिजिट को समझता है। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, याद रखना है। तो कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली जो भाषा है वो मशीन लैंग्वेज है। अगला सवाल है, सीडी रोम एक डैश है। सीडी रोम क्या है? सीडी का मतलब यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क से हो जाएगा। और कैसा कॉम्पैक्ट डिस्क? रीड ओनली। कैसा? रीड ओनली। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक क्या है? सही जवाब हो जाएगा एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। डैश में सूचना, डैश में से सूचना पुनः प्राप्त करने का काम सबसे जल्दी होता है। डैश में से सूचना पुनः प्राप्त करने का काम सबसे जल्दी होता है। निम्न में से किससे सबसे जल्दी सूचना प्राप्त कर सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क या सीडी रोम। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। लेकिन अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर SSD को ऐड कर दिया जाए, या इसका फुल फॉर्म लिखें सॉलिड स्टेट ड्राइव को ऐड कर दिया जाए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तब सही जवाब क्या हो जाएगा? तब हार्ड डिस्क ना होकर सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा।
क्योंकि फिर इससे फास्ट क्या होता है, SSD होता है। आजकल सिस्टम में SSD का ही यूज होता है, तो हार्ड डिस्क की अपेक्षा SSD काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तेज़ होती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में हार्ड डिस्क ही है, तो इसको ही हम करेंगे। अगला सवाल है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। अभी मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस, जब भी आपसे नंबर सिस्टम का बेस पूछा जाए तो इस बेस का मतलब आधार होता है, मतलब कितने कैरेक्टर हैं ये पूछता है। तो बाइनरी में डिजिट कितने यूज होते हैं, 0 और 1 का ही यूज होता है। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 0 और 1। तो बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर सही जवाब 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल में डिजिट देखो कितने होते हैं, 0 से 7। तो इसमें टोटल 8 कैरेक्टर हो जाएंगे, तो बेस कितना, 8 हो जाएगा। ऐसे आपसे डेसिमल में पूछें तो 0 से 9, तो इसमें टोटल आपके 10 कैरेक्टर हो जाएंगे, यानी 10 डिजिट हो जाएंगे। तो 10 डिजिट यानी बेस कितना, 10 हो जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल पूछें तो 0 से 9 और ए से एफ तक का इसमें कैरेक्टर होते हैं, तो इसका बेस कितना होता है, 16। 0 से 9 10 हो गए और यहाँ पर आगे 6 16 होता है। ठीक है, रैम का अर्थ है, यानी रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो रैम का फुल फॉर्म, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ओके, रैम को अगर आगे आप देखें तो एक इसका टाइप होता है यस रैम, जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। एक आपका होता है डी रैम, जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यस रैम जो होता है स्टैटिक होता है, इससे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। डी रैम आपका डायनेमिक होता है, इससे रिफ्रेश करना पड़ता है। और डी रैम में भी आप देखोगे तो DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 सबसे लेटेस्ट रैम है। तो इस प्रकार से DDR करके यहाँ पे रैम आती हैं। DDR का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डबल डेटा रेट होता है ना। तो आजकल क्या है, DDR2, 3, 4, 5 सबसे लेटेस्ट रैम कौन सी है, सबसे लेटेस्ट है DDR5 SD रैम। ये है DDR5 SD रैम, डबल डेटा रेट 5। SD रैम का मतलब सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, आपने थ्योरी क्लास अगर हमारे एप्लीकेशन पे पढ़े होंगे तो हमने इसके बारे में डिटेल में वहाँ पे पढ़ा रखा है, समझा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। क्या पूछा है, कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बताइए। सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक लैंग्वेज होती है लो लेवल और एक लैंग्वेज होती है हाई लेवल। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ ले वो सिस्टम के लिए कैसी होगी, लो लेवल की होगी। जिसे कंप्यूटर ना समझ पाए वो हाई लेवल की होगी। तो जिस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है वह लो लेवल, जिसको नहीं समझ सकता है वह हाई लेवल। हाई लेवल जो होती है वो यूजर के लिए, मीन डेवलपर के लिए, जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए आसान काम होता है। वो हाई लेवल में कोड कर सकता है, लो लेवल में नहीं कर सकता है। इसीलिए हाई लेवल में जो कोड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए फिर यूज किसका होता है, कंपाइलर, ठीक है, और इंटरप्रीटर का यूज होता है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का यूज होता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, भाषा अनुवादक होते हैं, जो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। लो लेवल में भी ध्यान रखना है, 2 लैंग्वेज आती हैं, एक आपकी मशीन लैंग्वेज आती है, ठीक है, और एक आपकी असेंबली आती है। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का ही यूज होता है, बट असेंबली में 0 1 के साथ साथ में कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का भी यूज होता है। इसलिए असेंबली भाषा को भी सिस्टम नहीं समझ पाता है, तो इसके लिए फिर एक और ट्रांसलेटर यूज होता है, असेंबलर। इसके लिए असेंबलर यूज किया जाता है, तो वो असेंबली भाषा को मशीन में ट्रांसलेट करेगा। बट असेंबली भाषा को कंसिडर किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो भाई असेंबली हाई लेवल नहीं है, ये आपके लो लेवल में आएगी। C++, फोर्ट्रान, बेसिक सब आपकी हाई लेवल में आ जाएंगी। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बताओ। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाई सेकेंडरी में ये आ जाएगा CD रोम, आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे।
अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा IEEE का। ऑप्शन यहाँ पहला हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है, मानव कंप्यूटर, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर किसे कहा जाता है, शकुंतला देवी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 में पूछा गया है निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल 2 भिन्न प्रतीकों का उपयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स यूज ओनली 2 डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है, टू रिप्रेजेंट डेटा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। किसका यूज होता है, 0 और 1 का यूज होता है। अगला सवाल है व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4। IPv4 पते की लेंथ आपको बतानी है, लंबाई कितनी होती है। मीन IPv4 पते का साइज पूछा है। कल की क्लास में पढ़ाया था हमने आपको IP एड्रेस 2 प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है, IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। तो 4 का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 6 का जो एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था। MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसने प्रदान किया था। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए आउटलुक एक्सप्रेस एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक ईमेल क्लाइंट है आपका। एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। आप एक बार में ईमेल की अधिकतम संख्या कितनी मिटा सकते हैं, मल्टीपल या ओनली 2 या ओनली 1 या ओनली 3। तो हम एक साथ मल्टीपल ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए जब आप ईमेल डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद में वो मेल आपका कहाँ जाता है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ट्रैश फोल्डर में। सवाल बनता है कि ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिनों तक रहता है, तो 30 डेज तक ट्रैश फोल्डर में मेल रहता है, उसके बाद में डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट है। 26 कहता है URI का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URI। देखो URI का मतलब हो जाएगा आइडेंटिफायर। यहाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है जो उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और एक होता है URL जो होता है लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 27 कहता है USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। USSD का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यूजर को क्या डायल करना पड़ता है। USSD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है और इसके लिए आप *## कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर वी करेक्ट है। अगला सवाल 28 कहता है OLX किस प्रकार की साइट है। OLX आपकी किस प्रकार की साइट है। तो OLX किस प्रकार की साइट है, किस मॉड्यूल में आती है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ये C2C में आती है, कस्टमर टू कस्टमर में आ जाएगी आपकी OLX। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात करें तो यह बिजनेस टू कस्टमर में आ जाएगी। ओके चलिए अगला सवाल है DES का पूरा नाम क्या होता है। DES का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को डालने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चार्ट को अप्लाई करना चाहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर चार्ट का आइकन हमें मिल जाएगा जहां से हम चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन कहाँ मिलेगा,
पूछा है टूल बार, तो कौन सी टूल बार पे? स्टैंडर्ड टूल बार पर हमें चार्ट का आइकन मिलेगा जहां से हम चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी नए हैं चैनल पर आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिनको CCC का बैच ज्वाइन करना है, चाहे आप अगस्त बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अगस्त बैच कर सकते हैं, जिनका अगस्त में एग्ज़ाम है, और जो सितंबर का इस न्यू बैच में आना चाहते हैं तो अभी आप बैच ले सकते हैं। इसके लिए CCC बाय फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लाइव कमेंट में भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स पे जो हमने लिंक शेयर किया है वहाँ पे क्लिक करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखा है। ओके, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके आप पेड कोर्स में जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो CCC का सबसे शानदार बैच होने वाला है, जहां पर आप करते हैं CCC की कंप्लीट तैयारी। तो देर ना करते हुए अभी आप इसे मात्र 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।